प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगले अध्याय के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक कंपनी ऑडिट कि किसी एक कंपनी या संस्था का ऑडिट किस प्रकार से किया जाता है, प्रारंभ किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय पर बात करेंगे और पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी ऑडिट के अंतर्गत सबसे पहले अंकेक्षक का कार्य होता है अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी। जब कोई अंकेक्षक किसी कंपनी का ऑडिट करता है तो अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तैयारी करता है, जिसके मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, अंकेक्षक की नियुक्ति की नियमानुकूलता की जांच कि जो अंकेक्षक की नियुक्ति है वह नियमानुसार की गई है अथवा नहीं। नंबर 2, प्रलेख पुस्तकों व रजिस्टरों का निरीक्षण। जो प्रलेख पुस्तकें, रजिस्टर इत्यादि हैं, उन सभी का निरीक्षण करने कि कौन कौन से प्रलेख पुस्तक हैं, कौन कौन से रजिस्टर संस्था के द्वारा मेंटेन किए गए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करता है। नंबर 3, गत वर्ष के चिट्ठे व अंकेक्षण रिपोर्ट का निरीक्षण करना, अर्थात कहने का तात्पर्य जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई गई है उसका जांच करना और अंकेक्षण रिपोर्ट को भी देखना कि किस प्रकार से बनाई गई है। नंबर 4 बिंदु है आंतरिक नियंत्रण, जो कि मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आंतरिक नियंत्रण के विषय में जानकारी प्राप्त करना, कहने का तात्पर्य अंकेक्षक ये देखता है कि कंपनी के द्वारा या संस्था के द्वारा आंतरिक नियंत्रण की किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है, सुदृढ़ अपनाई गई है या कमज़ोर है। 5वां बिंदु है विद्यार्थियों, व्यापार के प्रारंभ व समामेलन के प्रमाण पत्रों का निरीक्षण करना, अर्थात व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र और समामेलन के प्रमाण पत्रों की जानकारी एवं उसका निरीक्षण। 6वां बिंदु है विद्यार्थियों, अन्य जानकारी संस्था के संबंध में जो भी अंकेक्षक उचित समझता है उसकी जानकारी वह संस्था से प्राप्त करता है और इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के पश्चात वह अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने की एक रूपरेखा तैयार करता है, किस प्रकार से उस कंपनी का या उस संस्था का अंकेक्षण कार्य किया जाएगा। अंशों के निर्गमन की विधि। अब अंकेक्षक जब अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है तो विद्यार्थियों की देखता है कि वह अंश के निर्गमन की क्या विधि है। यदि कोई नई संस्था या कंपनी है तो जिसमें निम्न बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है प्रविवरण जारी करना कि जो प्रॉस्पेक्टस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है वह किस प्रकार से जारी किया गया है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से अंक मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंध कारिणी समिति के अंदर कौन कौन लोग रखे गए हैं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, सूचीयत कंपनी द्वारा सार्वजनिक निर्गमन कि जो लिस्टेड कंपनी है द्वारा जो सार्वजनिक निर्गमन किया गया है अंशों का, वो किस प्रकार से किया गया है, इस सभी की जानकारी एक अंकेक्षक कंपनी के रजिस्टरों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करता है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना। जो कंपनी के द्वारा अंश आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं किस अनुपात में प्राप्त किए गए हैं, अर्थात जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या और आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, अंशों का आवंटन कि किस आधार पर अंशों का आवंटन उस संस्था के द्वारा किया गया है। यदि ओवर सब्सक्राइब्ड है तो किस प्रकार से अंशों का आवंटन किया गया है। यदि अंडर सब्सक्राइब्ड है तो ऐसी स्थिति में क्या उसे अधिकार है संस्था को अंशों का आवंटन करने का अथवा नहीं। 5वां बिंदु है आवंटन पत्र भेजना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अलॉटमेंट लेटर को इश्यू करना, जारी करना। 6वां बिंदु है विद्यार्थियों, रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न भेजना, जो रजिस्ट्रार है उसको अलॉटमेंट का रिटर्न भेजना। और 7वां बिंदु है विद्यार्थियों, अंश प्रमाण पत्र जारी करना, अंश प्रमाण पत्र जारी करना। इसी चैप्टर में विद्यार्थियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो अंशों के निर्गमन का अंकेक्षण कि कंपनी अंकेक्षक किसी अंशों के निर्गमन का अंकेक्षण किस प्रकार से करता है, ये संपूर्ण जानकारी के बारे में बतलाया गया है। काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है इसमें, जिसको मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ याद करने की दृष्टि से।
संक्षिप्त रूप में देखें और डिटेल में इसको पुस्तक के माध्यम से पढ़ें। पहला बिंदु है विद्यार्थियों अंश निर्गमन के अधिकार की जांच, कि अंश निर्गमन करने का क्या संस्था को अधिकार है अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों आवंटन प्रक्रिया की जांच, कि आवंटन प्रक्रिया किस प्रकार से की गई है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच, कि जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें किस आधार पर रखी गई हैं, किस प्रणाली के आधार पर रखी गई हैं, इस समस्त की जांच अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों खतौनी की जांच, जो पोस्टिंग है लेजर के अंदर किस प्रकार से की गई है, इसकी संपूर्ण जांच अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। पांचवा बिंदु है विद्यार्थियों चिट्ठे में निरूपण। चिट्ठे में निरूपण से तात्पर्य चिट्ठे में किस प्रकार से इसको बैलेंस शीट में दिखाया गया है, इन सभी की जांच एक अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। छठा बिंदु है याचना पर अग्रिम प्राप्त राशि का अंकेक्षण, अर्थात याचना पर अग्रिम प्राप्त जो कॉल्स हम मांगते हैं तो उस पर किस प्रकार से अग्रिम राशि प्राप्त की गई है, इसकी संपूर्ण जांच अंकेक्षक के द्वारा की जाती है। सातवां बिंदु है विद्यार्थियों अभिगोपन कमीशन या दलाली का अंकेक्षण, कि कंपनी किस प्रकार से अपने अभिगोपकों को कमीशन देती है या दलाली देती है, ब्रोकरेज, उसके अंकेक्षण की जांच कि नियमों का उचित रूप से उसकी अनुपालना की गई है अथवा नहीं की गई है। आठवां बिंदु है विद्यार्थियों अप्राप्त याचना राशि का अंकेक्षण, अर्थात वह राशि जो कि अंशधारियों के द्वारा नहीं दी गई है, कॉल्स इन एरियर जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसकी भी जांच करता है कि उनके द्वारा नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई है और उनको उचित प्रकार से सूचित किया गया है अथवा नहीं किया गया। नौवां बिंदु है विद्यार्थियों अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन का अंकेक्षण। अगर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो इसकी जांच भी अंकेक्षक के द्वारा की जाती है और संपूर्ण जांच अंकेक्षक करता है। अंशों का भट्टे पर निर्गमन का अंकेक्षण, यदि अंशों का भट्टे पर निर्गमन किया जाता है जो कि वर्तमान में किया नहीं जाता है, यदि इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट है तो इसकी भी जांच अंशधारी करता है। विद्यार्थियों इसके बाद इसी अध्याय के अंदर शोध्य अधिमान अंशों का अंकेक्षण। सामान्यतः मैंने आपको बतला रखा है कि वर्तमान में ये बैन कर दिए गए हैं, लेकिन पूर्व में जो 1950 के आसपास संस्थाएं हैं जिन्होंने शोध्य अधिमान अंश जारी किए गए हैं, जिनके द्वारा उनके जांच किस प्रकार से करेगा। वर्तमान में शोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन प्रतिबंधित है। पहला बिंदु है विद्यार्थियों निर्गमन के अधिकार की जांच, क्या संस्था को शोध्य अधिमान अंश निर्गमित करने का अधिकार है अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों शोधन के संबंध में, और तीसरा बिंदु है चिट्ठे में इसका किस प्रकार से निरूपण किया जाएगा। विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण चीज़ हमने अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी, अंशों के निर्गमन की विधि, अंश निर्गमन का अंकेक्षण और शोध्य अधिमान अंशों का अंकेक्षण, ये 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। इसके बाद हम आगे आते हैं अंशों के और निर्गमन का अंकेक्षण। यदि अंशों के और अधिक मात्रा में संस्था एग्जिस्टिंग शेयर्स का निर्गमन करना चाहती है तो इस संबंध में किस कार्यविधि को अंकेक्षक के द्वारा अपनाया जाएगा। नंबर 1 बिंदु नंबर 1 है अंतर नियमों की जांच करना, कि क्या अंतर नियम संस्था को अधिकार देते हैं कि वह उसी श्रेणी के अंशों का निर्गमन कर सकती है अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है अंशधारियों को दिए गए नोटिस की जांच, कि अंशधारियों को जो नोटिस दिए गए हैं कि क्या वे अंशधारी उस संस्था के अंश खरीदने का राइट इश्यू है तो राइट लेना चाहते हैं अथवा नहीं। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों अन्य व्यक्तियों को किए गए निर्गमन की जांच, कि यदि अन्य व्यक्तियों को निर्गमित किए गए हैं अंश तो उसकी जांच करना। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों लेखे की जांच करना, संपूर्ण लेखों की जांच करना कि किस आधार पर अंशों का निर्गमन किया गया। अगला बिंदु है विद्यार्थियों अंश पूंजी में कमी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। यदि कोई संस्था अपनी अंश पूंजी में कमी करती है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक किस प्रकार से इसकी जांच करेगा, जिसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिंदु के माध्यम से मैं आपको हर चीज़ के बारे में बतला रहा हूँ। नंबर 1 कमी करने की विधि, किस आधार पर अंश पूंजी में कमी की जाएगी।
कमी करने की विधि, अर्थात क्या मेथड, किस मेथड को हम अपनाएंगे जिस मेथड के माध्यम से हम अंश पूंजी में कमी की विधि को फॉलो करेंगे। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों अंश पूंजी में कमी का अंकेक्षण। अंश पूंजी में कमी के अंकेक्षण के तहत हम विद्यार्थियों देखते हैं 3 बिंदु आते हैं। नंबर 1, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है अथवा नहीं, अर्थात जो कंपनी अधिनियम के तहत स्टेट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी अनुपालना करते हुए ही हमको अंश पूंजी में कमी करनी है। दूसरी विधि है, दूसरी चीज़ को हम फॉलो करेंगे जिसके अंदर है लेखे की जांच करना, और तीसरा है चिट्ठे की जांच करना। इसके आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर में कंपनी ऑडिट के अंतर्गत हम आते हैं विद्यार्थियों अंशों का हरण, कि जो हमने अंश जब्त किए हैं उनका अंकेक्षक किस प्रकार से करता है, इसकी संपूर्ण जानकारी एक अंकेक्षक को होनी चाहिए। और इसके संबंध में नंबर 1 बिंदु है विद्यार्थियों अंशों के हरण का अर्थ। सबसे पहली चीज़, अंशों का हरण किस स्थिति में करेगा, अर्थात यदि किसी अंशधारी के द्वारा बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया गया है तो विधि सम्मत तरीके से उसको सूचित करने के पश्चात ही, उसको नोटिस देने के पश्चात ही अंशों का हरण किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों अंशों के हरण का अधिकार। क्या संस्था को अंशों के हरण का अधिकार है अथवा नहीं, ये सभी चीज़ों के सभी पहलुओं पर एक कंपनी अंकेक्षक को विचार करना जरूरी है। तीसरा बिंदु है अंशों के हरण की विधि, कि किस प्रॉपर मेथड के माध्यम से, किस तरीके से कंपनी अधिनियम के नियमों को अनुपालना करते हुए अंशों का हरण के तरीके को अपनाया गया है अथवा नहीं। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, अर्थात जो जब्त किए हुए अंश हैं उनका पुनर्निर्गमन किया गया है अथवा नहीं। यदि पुनर्निर्गमन किया गया है तो किस दर पर किया गया है। इन सभी चीज़ों की जांच एक कंपनी अंकेक्षक अंकेक्षण करते समय करता है। इसी में 5वां बिंदु और है आगे विद्यार्थियों अंशों के हरण का अंकेक्षण, जिसमें अंशों के हरण के अंकेक्षण के अंतर्गत जो बिंदु दे रखे हैं, पहला है अंतर नियमों की जांच। कहने का तात्पर्य अंकेक्षक ये देखेगा कि अंशों के हरण के संबंध में अंतर नियमों में अधिकार दे रखा है संस्था को अथवा नहीं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों हरण विधि की जांच। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों संचालकों द्वारा हरण पुष्टि किए जाने की जांच। चौथा बिंदु है लेखा पुस्तकों की जांच। 5वां बिंदु है चिट्ठे में निरूपण किस प्रकार से किया गया है। और 6ठा बिंदु है वार्षिक रिटर्न विवरण, कि जो वार्षिक रिटर्न विवरण बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है। 6ठा बिंदु है विद्यार्थियों पुनर्निर्गमन का अंकेक्षण। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने कंपनी अंकेक्षक के रूप में मैंने आपको जो बताए हैं बिंदु, उनके बारे में विस्तार पूर्वक आप पढ़ें, और साथ ही यदि कोई समस्या है आपकी इस संबंध में तो मुझे बतलाएं। धन्यवाद।